So in this lecture we are going to learn about phase diagram. So there are this is the Telegram channel जिसमें हम हर संडे 5 PM मिलते हैं। तो फेस डायग्राम में सबसे पहले हमें गिब्स फेस रूल देखना पड़ेगा। ये बेसिक थर्मोडायनामिक्स की क्लासेस भी आपने अटेंड की होंगी। तो बेसिक थर्मोडायनामिक्स में एक रूल होता है गिब्स फेस रूल। वो क्या होता है? C प्लस C+2 = F+P। कि कोई भी थर्मोडायनामिक मिक्सचर है वो स्टेबल जब ही होगा जब उस कंडीशन पे गिब्स फेस रूल फॉलो होगा। C क्या है? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स में या तो एक मेटल हो सकता है या फिर कोई कंपाउंड हो सकता है। जैसे स्टील या कास्ट आयरन है, ये दोनों किसके एलॉय हैं? आयरन और कार्बन के। आयरन और कार्बन के एलॉय हैं ये स्टील और डिफरेंट तरीके के कास्ट आयरन। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चरों में। तो यहां पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स क्या हुए? 2। पहला कंपोनेंट है आयरन, दूसरा कंपोनेंट है कार्बन। मैंने आपको कुछ पुराने वाले लेक्चर में बताया था फेलाइट, FeSiO3। इसमें 3 कंपोनेंट है, पहला आयरन, दूसरा सिलिकॉन और तीसरा ऑक्सीजन। नंबर ऑफ कंपोनेंट। F क्या होता है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। Number of independent variables required to define the state of any matter। अब कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात करना हूं? प्रेशर, टेम्परेचर, परसेंटेज कंपोजिशन। ये होते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। P इज नंबर ऑफ फेसेस जो उस थर्मोडायनामिक मिक्सचर में इक्विलिब्रियम में होंगे। तो सेम रूल जो है हम मटेरियल साइंस में एक्सटेंड कर सकते हैं। सेम रूल जो है हम मटेरियल साइंस में एक्सटेंड कर सकते हैं। पर मटेरियल साइंस में जब भी हम बोलेंगे चेंज ऑफ फेस, मटेरियल साइंस में जब भी हम बोलेंगे चेंज ऑफ फेस, तो या तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए,
या तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए, लेट्स से FCC टू BCC और BCC टू HCP। आप इनको समझते होंगे ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। या तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए या फिर साइज ऑफ यूनिट सेल चेंज होना चाहिए। जैसे ये आपका यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल, तो A इज द साइज ऑफ यूनिट सेल। या तो ये A चेंज हो गया या फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर इटसेल्फ चेंज हो गया, तब बोलेंगे फेस चेंज हो रहा है। तो यहां पे जो फेस स्टेबिलिटी है, वो मटेरियल साइंस में जो फेस स्टेबिलिटी है वो कैसे देखी जाती है? बाय लुकिंग एट फेस डायग्राम, बाय लुकिंग एट फेस डायग्राम। फेस डायग्राम के दो क्लासिफिकेशन हैं। फेस डायग्राम के दो क्लासिफिकेशन हैं। पहला क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। मतलब अब यहां पे मैं बोलूंगा मटेरियल मिक्सचर, उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं? अगर एक कंपोनेंट है उसे बोलेंगे यूनरी फेस डायग्राम, यूनरी फेस डायग्राम मतलब डायग्राम फॉर प्योर सब्सटेंस। डायग्राम फॉर प्योर सब्सटेंस। एक सेंस में देखा जाए तो बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो डायग्राम देखते हैं, पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, एचएस डायग्राम, प्योर सब्सटेंस के डायग्राम है। उनको ये भी बोल सकते हैं हम यूनरी फेस डायग्राम, सिंगल फेस, सिंगल फेस। अगर उसमें मिक्सचर में दो कंपोनेंट हैं उसको बोलेंगे बाइनरी फेस डायग्राम, बाइनरी फेस डायग्राम। और ये बाइनरी फेस डायग्राम किस में ड्रॉ होते हैं? टेम्परेचर वर्सेस परसेंटेज कंपोजिशन। टेम्परेचर वर्सेस परसेंटेज कंपोजिशन और इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर इज वन ऑफ द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और वो कांस्टेंट रहता है। तो हमारा गिब्स फेस रूल क्या था? C+2 इज इक्वल टू F+P। तो बाइनरी फेस डायग्राम में हम एक डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम दोनों तरफ से एक घटा देते हैं, क्योंकि दीज आर अवेलेबल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि Fj इज द टोटल अवेलेबल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। पर बाइनरी फेस डायग्राम ड्रॉ करते टाइम हम प्रेशर का कांस्टेंट ले रहे हैं।
तो एक घट जाएगा। लेट अस से ये है आपका एफ स्टार। एफ स्टार इज अवेलेबल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो C+1 इज इक्वल्स टू F प्लस P। ये हमारा मॉडिफाइड गिब्स फेस रूल होगा जब हम बाइनरी फेज डायग्राम में ऑपरेट करेंगे। जब हम बाइनरी फेज डायग्राम में ऑपरेट करेंगे और अगर मिक्सचर में 3 कंपोनेंट हैं, इसको बोलेंगे टर्नरी फेज डायग्राम्स। टर्नरी फेज डायग्राम 3 डायमेंशनल डायग्राम होते हैं। बच्चों जैसे मेरी रेगुलर प्रैक्टिस क्या है, जब ये बाइनरी फेज डायग्राम पढ़ाता हूं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो बच्चों के नेचुरली डाउट होते हैं। तो जो नए बच्चे, जो सेकंड ईयर में बच्चे हैं, अगर इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम में जाके पूछ लेना। कोई ना कोई हमारा रेगुलर गेट एरा IAS का बच्चा जो है वो आपको डाउट सॉल्व कर देगा। अदरवाइज किसी से नहीं हो पाएगा तो मैं आंसर कर दूंगा। पर आजकल ये प्रॉब्लम क्या है कि टेलीग्राम में काफी ज्यादा एक्टिविटी हो गई है, क्योंकि गेट एग्जाम आने वाला है व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। तो एवरी डे देयर आर 100 to 200 मैसेजेस। पर एनीवे योर क्वेरी विल बी आंसर्ड। Your query will be answered because the students are preparing and they are too expert in it. So 100% we will get very good ranks, our own ranks. तो कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम चैनल में डालो, ठीक है। ये जो बाइनरी फेज डायग्राम है इसका सेकंड क्लासिफिकेशन है। सेकंड क्लासिफिकेशन जो फेज डायग्राम का है वो सेकंड क्लासिफिकेशन है बाइनरी फेज डायग्राम का। बाइनरी फेज डायग्राम का ये बाइनरी फेज डायग्राम भी 3 तरह के होते हैं। बाइनरी फेज डायग्राम भी 3 तरह के होते हैं। पहली कैटेगरी है कि 2 एलिमेंट लिक्विड एंड सॉलिड दोनों स्टेट में एक सिंगल फेस बनाते हैं। मतलब 2 एलिमेंट ऐसे मिले कि जब वो लिक्विड स्टेट में है तब भी एक सिंगल फेस है, और जब वो सॉलिड फेस में है तब भी एक सिंगल फेस है। ऐसे डायग्राम को बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ऐसे डायग्राम को बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म फेज डायग्राम में जो सबसे पॉपुलर डायग्राम है वो है कॉपर एंड निकल का। कॉपर और निकल का। टेम्परेचर हमारा y एक्सिस पे है, परसेंटेज निकल हमारी x एक्सिस पे है। तो यह निकल इधर बढ़ रही है तो यहां पे 0% निकल होगा, मतलब 100% कॉपर होगा। अगर 1% घटाएंगे तो दूसरी परसेंटेज बढ़ेगी। तो बढ़ाया बढ़ाया यहां पे पहुंचे, यहां पे आ जाएगा 100% निकल और 0% कॉपर।
तो इस एक्सिस पे तो 100% कॉपर है ना। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1085 डिग्री सेंटीग्रेड। कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1085 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो निकेल है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1452 डिग्री सेंटीग्रेड, प्योर मटेरियल का। और ये डायग्राम कुछ ऐसे आता है। फेज डायग्राम पे जो भी लाइन आपको दिख रही हैं, फेज डायग्राम पे जो भी लाइन आपको दिख रही हैं, these lines are property of that phase diagram. These lines are property of that phase diagram. इस लाइन से ऊपर लिक्विड स्टेट, इस लाइन से नीचे सॉलिड स्टेट, मतलब सिंगल फेज, इसके बीच में सॉलिड और लिक्विड का एक मिक्सचर होगा। सिंगल फेज, टू फेसेस, मैशी जोन, मतलब सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर, मैशी जोन बोलते हैं। तो जो ये वाली लाइन है जो लिक्विड फेस और मशी जोन से सेपरेट करती है, इसको बोलते हैं लिक्विडस। और फेस डायग्राम पे जो लाइन जो मशी जोन और सॉलिड फेस को सेपरेट करती है उसे बोलते हैं सॉलिडस। ये जो सारी लाइन होती हैं, ये जो सारी लाइन होती हैं जो फेस डायग्राम पे आ रही हैं, these are property of that particular alloy. These are property of that particular alloy. तो लेटर से हमारे पास एक सैंपल है, हमारे पास एक सैंपल है जिसमें CO परसेंटेज निकल है। मतलब मैं इस एक्सिस की तरफ बढ़ रहा हूं तो निकल की परसेंटेज बढ़ रही है। तो जिस सैंपल में CO परसेंटेज निकल है, इट मींस 100 माइनस CO परसेंटेज कॉपर, तो अगर मैं इसे हीट करूंगा, जब मैंने हीट किया तो जब ये टेम्परेचर आया, जो लाइन ये सॉलिडस को टच किया, लेट अस से T मिनिमम, तो मटेरियल का लिक्विफिकेशन शुरू हुआ। देखिए जब प्योर मेटल है कॉपर तो 1085 पे पूरा लिक्विड कन्वर्ट हो गया, और 100% प्योर निकल है तो 1452 पे क्या हुआ, 100% लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। पर एलॉय के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पे ये मशी जोन आ रहा है। तो जैसे हीट करना, ये टेम्परेचर T मिनिमम और ये वाला टेम्परेचर होगा T मैक्सिमम। T मैक्सिमम से ऊपर टोटल लिक्विड आएगा और T मिनिमम से ऊपर थोड़ा बहुत लिक्विड आएगा।
तो यहां पे अगर मशी जोन है तो मेरा मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर नहीं होगा. There will be a range of temperature at which liquefaction and solidifications are taking place. There will be a range of temperature at which liquefaction and solidifications are taking place. हमारा melting point एक नहीं होगा. तो let us say कोई एक टेम्परेचर है T, तो इस पॉइंट O पे अगर मैं माइक्रो स्ट्रक्चर देखूं तो देखो कुछ ऐसे आएगा. कहीं कहीं सॉलिड और कहीं कहीं लिक्विड. कहीं कहीं सॉलिड और कहीं कहीं लिक्विड. तो अगर मेरे को निकालना है कि कितना परसेंटेज सॉलिड और कितना परसेंटेज लिक्विड है, अगर मेरे को ये निकालना है कि पॉइंट ओ पे कितना परसेंट लिक्विड और कितना परसेंट सॉलिड है, तो हम एक टेक्निक यूज करते हैं, उसको बोलते हैं लीवर रूल. एक हम टेक्निक यूज करते हैं उसको बोलते हैं लीवर रूल. तो जैसे ओ पे सॉलिड, लिक्विड, लेट अस से लिक्विड का मास फ्रैक्शन ml और सॉलिड का मास फ्रैक्शन ms. अब ये मास फ्रैक्शन क्या बवाल होता है? मास फ्रैक्शन क्या बवाल होता है? जैसे कोई ग्लास है, ये कोई ग्लास है, उसमें 60% पानी है और उसके ऊपर 40% आइस है. क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होती है तो ऊपर फ्लोट होगी. वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आइस की अराउंड 910 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो आइस ऊपर फ्लोट होगी. तो उसमें बोलेंगे क्योंकि पानी तो लिक्विड है ना, आइस सॉलिड है, मास फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इज 0.6, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इज 0.4. हम ऐसे बोलेंगे इसमें. समझ गए मास फ्रैक्शन क्या होता है? तो मेरे को पॉइंट ए पे, पॉइंट ओ पे माइक्रो स्ट्रक्चर ए है, तो मेरे को मालूम करना है मास फ्रैक्शन सॉलिड का क्या है और मास फ्रैक्शन लिक्विड का क्या है. तो टेम्परेचर और कंपोजिशन के हिसाब से जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको बोलते हैं फलक्रम. उसको बोलते हैं फलक्रम. तो मैं फलक्रम पॉइंट को आई विल एक्सटेंड टुवर्ड्स राइट एंड टुवर्ड्स लेफ्ट जब तक कि वो फेस डायग्राम की किसी लाइन पर टच नहीं कर जाए. और जहां टच कर दिया वहां मैं रुक जाऊंगा. फलक्रम को राइट और लेफ्ट में तब तक शिफ्ट करूंगा
जब तक वो किसी फेज डायग्राम किसी लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर जाए। इसे बोलते हैं लीवर आर्म, इसको बोलते हैं लीवर आर्म। लेट अस से ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। लीवर आर्म मतलब तराजू का प्रिंसिपल। इधर वेट रखा, इधर सब्जी रखी, बराबर है कि नहीं, और ये फलक्रम को इधर उधर शिफ्ट भी कर सकता हूं। आपने 10th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक्सपेरिमेंट ऑफ लीवर आर्म। तो देखो ये कैसे करते हैं, इधर लिक्विड है ना और इधर सॉलिड है ना। अगर मास फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड निकालना है, मास, क्योंकि लिक्विड लीवर आर्म के इधर लिक्विड है, तो हम अपोजिट साइड लेते हैं, दिस डिवाइड बाय द होल थिंग, दिस डिवाइड बाय द होल थिंग, मतलब ओ बी डिवाइड बाई ए बी। और अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करूं तो लेट अस से दिस इज Cl एंड दिस इज Cs। इसका मतलब क्या होता है कि जो लिक्विड है इसमें Cl परसेंटेज निकल है, और जो सॉलिड है इसमें Cs परसेंटेज निकल है। तो OB क्या हो गया, OB इज Cs माइनस CO, Cs माइनस Cl, OB ना, Cs माइनस CO डिवाइड बाई Cs माइनस Cl। अगर मेरे को मास फ्रैक्शन सॉलिड का निकालना है, सॉलिड इधर है, उसका अपोजिट साइड लो, दिस डिवाइड बाई द होल थिंग। जो भी निकालना है उसका अपोजिट साइड लेते हैं, ये लीवर रूल है। तो ये आएगा AO डिवाइड बाई AB, मतलब CO माइनस Cl डिवाइड बाई Cs माइनस Cl। इसमें देखो 0.6 प्लस 0.4 इजिकल्स टू 1 ना, तो सिमिलरली MS प्लस ML विल आल्सो बी इक्वल टू 1। ये सारे जो रूल होते हैं, जो फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, दीज फॉर्मूलास आर रिलेटेड टू द लीवर रूल। related to the lever rule. Development of macrostructure. आपको जब ये लेक्चर देख रहे होंगे इसमें काफी सारे डाउट होंगे, हर नेचुरली हर स्टूडेंट को होते हैं, बिकॉज इट्स अ न्यू टॉपिक। या तो आपके प्राइवेट कॉलेज के टीचर से पूछ लेना, या फिर जो मेरे टेलीग्राम चैनल में डम करना डाउट को, कि दिस इज वन ऑफ द लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, और हर मैकेनिकल इंजीनियर को ये समझना पड़ेगा। ये कॉपर निकल फेज डायग्राम है जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो सेम CO परसेंटेज निकल, तो आपने एक एलॉय लिया जिसमें CO परसेंटेज निकल है, और उस मटेरियल को हीट किया उस टेम्परेचर तक जब सारा माइक्रो स्ट्रक्चर लिक्विड स्टेट में हो, सारा माइक्रो स्ट्रक्चर लिक्विड स्टेट में हो, तब तक हीट किया उसे।
और उसे हम स्लोली कूल कर रहे हैं, इसे हम स्लोली कूल कर रहे हैं। तो लेट अस से पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये मशी जोन है जिसके अंदर दो फेस रहेंगे, एक लिक्विड फेस, एक सॉलिड फेस। सो पॉइंट ए पे माइक्रो स्ट्रक्चर क्या आएगा? सारा सैंपल में लिक्विड स्टेट है, सारा सैंपल में लिक्विड स्टेट है। बी पॉइंट पे सॉलिड का न्यूक्लिएशन होना शुरू हो जाएगा, सॉलिड का न्यूक्लिएशन होना शुरू हो जाएगा। रेस्ट इट इज ऑल लिक्विड। जब बी से सी पे जा रहे हैं तो मास फ्रैक्शन ग्रो होगा, सॉलिड ग्रो होगा और लिक्विड कम होता जाएगा, लिक्विड कम होता जाएगा। और जब टेम्परेचर डी पे पहुंचा ये पूरा सॉलिड हो गया। तो ऐसे करके माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलप होता है। और इस डायग्राम को बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ये आइसोमॉर्फिज्म क्या है? लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट में यू विल गेट ए सिंगल फेज। अगले वाले लेक्चर में बाइनरी फेज डायग्राम की दो कैटेगरी और बताऊंगा मैं, और हम डिस्कस करेंगे आयरन कार्बन सिस्टम। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।